हेलो दोस्तों, चलिए आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन बम और एटम बम्स के बारे में। तो सबसे पहले हमने जानेंगे यहाँ से हाइड्रोजन बम और एटम बम्स एक्चुअली होता क्या है और इसको कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है। तो आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन बम और एटम बम। तो जनरली ये माना जाता है कि जो न्यूक्लियर बम जो है, इसको न्यूक्लियर बम को यानी दो भाग में बांटा गया है। एक हो गया आपका एटम बम और एक हो गया आपका हाइड्रोजन बम। तो जनरली जो हाइड्रोजन बम और एटम बम जो होता है, दोनों में क्या है, दोनों का यानी काम क्या है, यानी एनर्जी को प्रोड्यूस करना। और दोनों का काम क्या है, यानी पूरा विनाश करना, दुनिया को यानी खत्म करना। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और पूरा डिटेल में यहाँ से जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ से यानी एटम बम्स के बारे में। तो एटम बम्स जो होता है, वो एटम बम का एक जनरली जो वजन जो होता है, यानी 1 टन से लेकर 1000 टन के बीच होता है। और हम जानते हैं कि 1 टन में जो होता है 1000 केजी होता है। तो यानी एटम बम को बनाने के लिए लगभग 1 टन से लेकर 1000 टन के बीच जो है उसका यानी एक वजन होता है, जनरली एक यानी एटम बम का। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एटम बम जो होता है, जनरली उसको हम लोग टीएनटी में उसको हम लोग मेजर करते हैं। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ हम लोग तोलते हैं तो आम भाषा में हम लोग बोलते हैं 1 केजी का मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। उसी तरफ जो एक एटम बम या हाइड्रोजन बम जो होता है, उसको यानी तोलने के लिए हम लोग यूज करते हैं टीएनटी। टीएनटी का मतलब होता है ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन होता है। एक एटम बम जो होता है उसका यानी 1 टीएनटी से लेकर यानी 1000 टीएनटी के बीच उसका वजन होता है। ठीक है, और 1 टीएनटी का मतलब होता है 1000 केजी। समझ में आ गया यहाँ से? तो यहाँ से एक हो गया आपका 1000 केजी यानी 1 टन के बीच होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक टीएनटी जो होता है वो कितना हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो 1 टीएनटी जो होता है यानी 1 टीएनटी जो यानी एटम बम जो होता है लगभग यानी 4.12 इंटू 10⁹ जूल एनर्जी को यहाँ से प्रोड्यूस करता है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ से हाइड्रोजन बम। तो जनरली एक हाइड्रोजन बम का वजन जो होता है लगभग यानी 1 मिलियन टन होता है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, यानी 1 टन से लेकर 1 मिलियन टन के बीच होता है। ये एक यानी हाइड्रोजन बम का एक वजन होता है। तो जाहिर से बात है कि दोनों में क्या है, बहुत डिफरेंस है। जहाँ तक एक एटम बम का जो यानी वजन जो होता है एक टीएनटी से लेकर 1000 टीएनटी के बीच होता है, और वहीं एक हाइड्रोजन बम का जो वजन जो होता है लगभग एक टीएनटी से लेकर 1 मिलियन टीएनटी के बीच होता है। तो अब हम बात करते हैं दोनों को यानी टेम्परेचर के बारे में। तो जनरली ये माना जाता है एक इंसान जो है लगभग 30, 35, 40, 50 डिग्री तक झेल सकता है। लेकिन अगर टेम्परेचर एक इंसान के लिए अगर 100 डिग्री का टेम्परेचर मिल जाए तो उसके लिए क्या है, बहुत नुकसानदायक है और वो इंसान का यानी डेथ भी हो सकता है यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर। और जनरली हम सब देखते हैं कि एक पानी जो होता है यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, बॉयल होता है यानी वो उबलने लगता है। मान के चलिए कि एक सन जो है, एक सन के पास कितना टेम्परेचर है, मतलब पूरा वर्ल्ड को यानी एक सन जो है पूरा कवर कर रहा है, वहां से हीट दे रहा है। और जनरली ये माना जाता है एक सन का जो हीट का जो टेम्परेचर जो होता है यानी उस सन का एक अपना कोर जो है, कोर का जो टेम्परेचर जो होता है 5500 डिग्री सेल्सियस। अब समझिए कि 5500 डिग्री सेल्सियस जो होता है, जो पूरा वर्ल्ड को वहां से टेम्परेचर मिलता है, वो भी इतना यानी डिग्री सेल्सियस पर। तो अब उसी से हम लोग कंपेयर करेंगे कि एक जो यानी एटम बम जो होता है, एक एटम बम का जो टेम्परेचर जो होता है 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, और 1 मिलियन मतलब 10 लाख। तो 10 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है जनरली एक एटम बम को, जहाँ पर अगर एक्सप्लोड होता है, जहाँ फटता है, तो उतना हीट को टेम्परेचर जनरली एक एटम बम का जो टेम्परेचर जो होता है लगभग 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। 1 मिलियन का मतलब हो गया 10 लाख। तो 10 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर समझिए जहाँ पर गिरेगा तब क्या होगा। अगर मान के चलिए अगर सन जो है, सन का जो टेम्परेचर है 5500 डिग्री सेल्सियस, अगर आपके सर के पास अगर आ जाए तो 5500 डिग्री सेल्सियस वहाँ से आप झेल पाएंगे? नहीं झेल पाएंगे। अब समझिए उससे कई लाख गुना यानी उससे ज़्यादा है टेम्परेचर जो है वो आपका एक यानी एटम बम का है, मतलब 1 मिलियन यानी 10 लाख डिग्री सेल्सियस है। अब उसी से हम लोग कंपेयर करेंगे एक हाइड्रोजन बम का टेम्परेचर कितना होगा, वहाँ से कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और उस हाइड्रोजन बम का यानी जो टेम्परेचर कितना है उसको देखते हैं। तो जनरली ये माना जाता है एक हाइड्रोजन बम का यानी 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। अब समझ में आ गया यहाँ से 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ से दोनों जो है यानी हाइड्रोजन बम और एक एटम बम जो है उस पर यानी कौन सा मटेरियल का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं यानी हाइड्रोजन बम और एटम बम में उसके अंदर कौन सा प्रोसेस होता है। तो जनरली ये माना जाता है कि जो एटम बम जो होता है उसके अंदर न्यूक्लियर फिजन होता है। न्यूक्लियर फिजन का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए एक यानी एक मिट्टी है, अब दीवार पर जैसे मारते हैं तो वो जो मिट्टी का यानी छोटा छोटा जो पार्टिकल यानी टुकड़ा जो होता है वो अलग अलग तरफ यानी बिखर जाता है। तो सेम उसी तरह प्रोसेस जो होता है यानी न्यूक्लियर फिजन को बोला जाता है।
यानी न्यूक्लियर फिजन में होता क्या है, यूरेनियम 235 का उसमें एलिमेंट को हम लोग यूज़ करता है, या प्लूटोनियम यानी 239 को हम लोग यूज़ करते हैं। उसके अंदर होता क्या है, जो यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम यानी 235 जो होता है वो वहाँ से रेडिएशन की वजह से वो अलग अलग यानी हिस्सों में बंटने लगता है यानी टूटने लगता है, ठीक है। और वहाँ से बहुत ज़्यादा यानी हीट निकलता है। तो हमारा जो यानी एटम बम जो होता है उसके अंदर न्यूक्लियर फिजन जो होता है, ठीक है, उसकी वजह से उतना हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो जनरली जो यूरेनियम और प्लूटोनियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब ये होता है कि वहाँ से ऑटोमेटिक जो है स्पॉन्टेनियसली, मतलब सेल्फ खुद अपने आप से वहाँ से रेडिएशन निकलते रहता है। तो जनरली इस टाइप का जो एलिमेंट जो होता है उसको यानी ग्लास या कांच में उसको कवर करके रखा जाता है, ठीक है। तो अब समझिए कि इतना खतरनाक जो ये एलिमेंट है उसको हम लोग बम बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि ये पूरा यानी ह्यूमन्स एग्जिस्टेंस के लिए क्या है, एक बहुत थ्रेट है, बहुत बड़ा यानी क्या है, खतरनाक चीज़ है, ठीक है। तो उस टाइप के एलिमेंट को हम लोग यूज़ करते हैं यानी एक एटम बम को बनाने के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं यानी एक हाइड्रोजन बम को बनाने के लिए और उसका प्रोसेस क्या होता है। तो जनरली ये माना जाता है कि जो हाइड्रोजन बम को बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यानी हाइड्रोजन का आइसोटोप्स। एक हो गया ड्यूटेरियम्स और एक हो गया ट्राइटियम, ठीक है। तो ड्यूटेरियम जो होता है यानी सी वाटर यानी समुद्र का पानी जो है वहाँ से ड्यूटेरियम को बनाया जाता है, और ट्राइटियम जो होता है वो एक एलिमेंट लिथियम जो होता है वहाँ से लेकर इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यानी एक हाइड्रोजन बम को बनाने के लिए। अब हम बात करेंगे यहाँ से कि एक्सप्लोसिव पावर जो होता है यानी किसका ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा कौन ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जनरली ये माना जाता है कि एक एक टीएनटी यानी एक टीएनटी अगर जहाँ पर हीट प्रोड्यूस करेगा लगभग यानी 4.14 इंटू 10⁹ जूल यानी एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और वहीं पर जो यानी बात करते हैं यानी हाइड्रोजन बम का, वो हाइड्रोजन बम जो होता है वो एटम बम से 1000 टाइम्स यानी क्या होता है, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, और उससे 1000 टाइम्स यानी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो जनरली ये माना जाता है कि जो हाइड्रोजन बम जो है वो एटम बम से 1000 टाइम्स पावरफुल होता है। तो अब हम बात करते हैं इस पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में इस बम को कहाँ पर यूज़ किया गया था। जहाँ तक यानी हमको मालूम है पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में यानी इस एटम बम को यानी 2 बार ही यूज़ किया गया है, वो भी जापान के शहर पर गिराया गया था जो अमेरिका ने 1945 में गिराया था। उस बम को जो यानी एटम बम को नाम दिया गया था एक लिटिल बॉय और एक फैट मैन, ठीक है। तो लिटिल बॉय जो होता है वो हिरोशिमा पर गिराया गया था, वो 15 टीएनटी का था, ठीक है। और वो जो फैट मैन जो था वो नागासाकी शहर पर गिराया गया था, लगभग उसका 25 टीएनटी के पास उसका वजन था, ठीक है। और वो 1945 में गिराया था। यानी बहुत ज़्यादा वहाँ से तबाही यानी हुआ था, और आज भी उसका मंजर भी मिलता है कि वहाँ का जो हिरोशिमा और नागासाकी के आसपास का जो वहाँ पर भी जो जेनेटिकली कुछ इशू है, वहाँ पर आज भी बच्चा पैदा होते हैं वो लंगड़ा यानी लूल्हा ऐसे टाइप का यानी होते हैं। तो इसका जो असर बहुत यानी कुछ जनरेशन तक ही चलते रहता है। अब हम बात करते हैं यानी हाइड्रोजन बम को कहाँ यूज किया गया। तो ये पूरा ह्यूमन हिस्ट्री में आज तक ये जो है हाइड्रोजन बम को यूज नहीं किया गया है। हाइड्रोजन बम ये क्या है, अनकंट्रोल बम है, उसको कोई नहीं रोक सकता है, दुनिया का कोई ताकत नहीं है आज तक उसका कोई रोकने का कोई प्रिवेंशन का कोई मेथड ही नहीं है। जहाँ तक बम है वो अनकंट्रोल्ड होता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। अब हम बात करते हैं एक फंक्शनल एंड क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन मतलब जो ये जो एटम बम्स जो है वो किस तरफ हम लोग यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं उसके बारे में अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ से। तो जनरली ये माना जाता है कि जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स जो होता है वहाँ पर यानी एटम्स बम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक वेपन्स का मतलब होता है लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज का मतलब हो गया लगभग 5500 किलोमीटर। लगभग 5500 किलोमीटर मतलब जैसे एक देश से दूसरे देश के बीच अगर बम मारना है, वहाँ पर ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करना है, तो वहाँ पर हम लोग यानी लॉन्ग रेंज का मिसाइल हम लोग यूज करते हैं। जैसे फिलहाल अभी हाल में ही देखा था कि जो रसिया जो था वो यूक्रेन पर जो हमला किया था, तो वहाँ पर आईसीबीएम नामक यानी वहाँ मिसाइल यूज किया था, ठीक है। तो वहाँ पर उस टाइप का हम लोग जहाँ पर ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लाना है तो वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं यानी स्ट्रेटेजिक वेपन्स बोला जाता है, ठीक है। जैसे 5500 किलोमीटर का रेंज हो वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ वहाँ पर बहुत भारी तबाही होता है, ठीक है। और उसमें जैसे लॉन्ग रेंज में है, जैसे अभी रसिया के पास हो गया आपका यानी RSM-56 जो होता है बुलावा, ये एक रसिया का यानी बहुत बड़ा यानी ये मिसाइल है, उसमें यूज किया जाता है वार हेड में, ठीक है। अब हम बात करते हैं टैक्टिकल वेपन्स। टैक्टिकल वेपन्स होता क्या है कि जैसे मान के चलो मिलिट्री साइट को कोई टारगेट बनाना है, ठीक है। जैसे 500 किलोमीटर के अंदर जैसे किसी साइट पर मारना है तो वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं टैक्टिकल वेपन्स, वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे 500 किलोमीटर के रेंज में लगभग उसका वजन जो होता है टैक्टिकल वेपन्स का 1 किलो टन के बीच होता है, ठीक है। अब थर्ड नंबर है बंकर यानी बस्टर बम्स, ठीक है। तो बंकर
बस्टर बम जो होता है उसका काम ही होता है जमीन के नीचे जो भेजना और उसको छेद कर या तबाह करना, मारना, वो उसको डिस्ट्रॉय करना है। ठीक है, इससे फिलहाल में जैसे ये देखा गया कि अमेरिका जो है वो 2025 में यानी ईरान का जो न्यूक्लियर साइट है, न्यूक्लियर फैसिलिटी है, वहां पर एक बहुत बड़ा यानी B2 स्टील्थ बम्बर से यानी हमला किया था। यानी लगभग 60 मीटर डीप जो है अंदर वहां पर हमला किया था न्यूक्लियर साइट पर, उसको यानी बर्बाद करने के लिए, यानी उसमें बंकर ब्लास्टर बम का यूज किया था। ठीक है, तो बहुत खतरनाक चीज होता है। उस वो GBU-57 यानी 13,600 kg का वो बम था, बहुत खतरनाक चीज होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर जनरली ये सब करने के बाद कि सबसे खतरनाक बम कौन है, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला। तो सबसे ज्यादा खतरनाक बम जो होता है ये हम सब हर किसी के यानी दिमाग में रहता है कि यानी एटम बम। एटम बम नहीं, एटम बम से यानी कई हजार गुना यानी पावरफुल जो होता है, खतरनाक जो होता है, वो होता है आपका हाइड्रोजन बम। वो आज तक कोई यूज नहीं किया है और बहुत यानी क्या है, डिस्ट्रक्टिव है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। किसी के पास आज तक ये मेथड नहीं है उसको प्रिवेंशन को रोकने के लिए, रोकथाम का कोई उपाय नहीं है। अगर वो एक बार अगर वो एक्टिवेट हो गया और एक बार अगर चलना स्टार्ट कर दे तो उसके जद में कितना कंट्री खत्म है कोई नहीं जानता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स जो है यानी आज तक यानी कितने कंट्री के पास यानी नोन है, किस कंट्री के पास कितना एटम्स है, कितना एटम बम है, उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ से सब कोई यानी अवेलेबल है, यानी साइट पर अवेलेबल है, आप सब कोई जाके देख सकते हैं। फिर भी हम लोग एक तरह से यहाँ से एक शॉर्ट में यहाँ से रिव्यू करते हैं। तो जनरली ये माना जाता है कि जनरली 9 कंट्री है जो उसके पास एटम बम्स है। ठीक है, जैसे रसिया है, तो रसिया के पास यानी क्या है एटम बम से यानी 5459 से रसिया के पास एटम बम है। यूएसए है, तो यूएसए के पास 5177 है। चाइना है, चाइना के पास 600 है। फ्रांस है, फ्रांस के पास यानी क्या है 290 है। यूके है, यूके के पास 225 है। इंडिया के पास कितना है 180 है। और पाकिस्तान के पास कितना है 170 है। और इजराइल के पास 90 है। और सबसे जो लास्ट और सबसे यानी मोटा मैन, सबसे खतरनाक मैन जो किम जोन है, उनके पास यानी 50 है। ठीक है, 50 है। तो अब समझिए एक मोटा मैन जो है यानी किम जोन है उसके पास 50 है, तो 50 है तो उस अमेरिका को नाक में दम किए रहता है। लगभग 50 है तभी भी उसको पीछे नहीं हटता है। वो सपना में भी देखेगा ना तो उसको अमेरिका ही याद पड़ता है, कहीं भी जाएगा ना तो उसको अमेरिका ही दिमाग में खटता है। तो तुरंत वो लेके रिमोट लगता है स्टार्ट ऑपरेट करने और दिखाना है, अमेरिका का हालत खराब कर देता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर एटम बम आपके पास अगर हो जा रहा है तो बहुत बड़ा यानी क्या है एक वेपन्स हो जाएगा, आपका हथियार हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपके पास होना चाहिए। होने से क्या होगा, अगला जो है वो कभी भी आपको वार नहीं करेगा। वार करेगा तो आपको 1000 बार सोचेगा कि आपको वार करने से पहले कि इसको करे या ना करे। तो जैसे देखे ना यहाँ पर, जैसे वहीं अगर नॉर्थ कोरिया है तो नॉर्थ कोरिया के पास क्या 50 ठो है, लेकिन अमेरिका उसको यानी उस पर अटैक करने से पहले 1000 बार सोचेंगे कि इसको करे या ना करे। और एक बार एक मार दिया तो बस अमेरिका काम तमाम हो जाएगा, फिर उसके बाद नहीं यानी